नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय पंकज शर्मा में। देखिएगा, हमने लास्ट वीडियो में जो अपन बात कर रहे थे उसमें हमने मेवाड़ रियासत को और उसका पार्ट फर्स्ट को हमने स्टार्ट किया था। आज हम आपके सामने मेवाड़ रियासत से रिलेटेड उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में बखान करेंगे। देखिए, हमने जो पहला जो पार्ट था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हमने पहले पार्ट के अंदर बात की थी मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों की, जिनमें हमने देखा था बप्पा रावल अर्थात काल भोज, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास के अंदर गोहिल वंश को वास्तविक रूप से स्थापित किया और कालांतर में एक ही स्थान पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला ये विश्व का एकमात्र ऐसा राजवंश रहा जिसके त्याग, स्वाभिमान और बलिदान के लिए वो पूरे इतिहास के अंदर अपना एक अलग ही अध्याय रखते हैं। काल भोज, जिन्होंने मेवाड़ की राजधानी जो था वो नागदा को बनाया। कालांतर में इसी नागदा के अंदर उन्होंने अपने एकलिंग जो महादेव थे, एकलिंग मंदिर अर्थात भगवान शिव का जो मंदिर था, जो लकुलिश संप्रदाय को सबसे प्रमुख पीठ मानी जाती है मेवाड़ के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, उसके संस्थापक बने। हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। काल भोज भी इनको कहा गया, जबकि इनकी मूल उपाधि बताई गई है बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास के अंदर एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा। 734 के अंदर इन्होंने चित्तौड़ को जीता चित्रांगद मौर्य से, और चित्रांगद मौर्य से चित्तौड़ को जीतने के पश्चात इन्होंने यहाँ से अपना साम्राज्य जो था वो स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। अपन देखते हैं फिर इस पे आगे कि कालांतर में इसी गोहिल वंश के अंदर एक ऐसे प्रतापी शासक हुए थे जिनसे एक शाखा निकली थी, और वो शाखा थी रावल शाखा। और इस रावल शाखा के अंदर देखा जाए तो आगे चलकर एक महान शासक हुए थे जिसका नाम था जेत्र सिंह रावल। उन जेत्र सिंह रावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। साथ साथ उस चित्तौड़ की जो दुर्ग था, उस चित्तौड़ दुर्ग की चारों ओर सुरक्षा प्राचीर का भी निर्माण करवाया, और सुरक्षा प्राचीर का निर्माण कराते हुए इन चित्तौड़ के दुर्ग को अपना राजधानी के रूप में केंद्रित भी किया। कालांतर में हम देखते हैं इसी रावल शाखा के अंतिम शासक की, जिसके शासनकाल में 1303 में चित्तौड़ पर एक ऐसा संकट आता है तुर्कियों का, जिसके चलते चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी दस्तक देता है, और उसी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 के आक्रमण के दौरान चित्तौड़ का पतन कर दिया जाता है। और यहाँ पर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूत स्त्रियों द्वारा जौहर देखने को मिलता है, जो मेवाड़ के इतिहास के अंदर एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। उस 1303 के आक्रमण के पश्चात आप सभी को मैंने बताया था कि जो खिलजी था, उस खिलजी ने अपना यहाँ पे प्रतिनिधि नियुक्त किया था अपने पुत्र को, जिसका नाम था खिजर खां, और उसी खिजर खां को फिर बाद में यहाँ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया था। हालांकि अपन कालांतर में देखते हैं खिजर खां यहाँ से जब चला जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां के स्थान पर एक प्रतिनिधि को छोड़ता है, और वो प्रतिनिधि जो था वो जालोर का शासक कानड़देव जो था चौहान, उनका भाई अर्थात मालदेव सोनगरा था, जिसको इतिहास के अंदर मूछाला मालदेव भी कहा जाता है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर दिया और फिर बाद में चित्तौड़ का जो प्रशासन था वो मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। आइए तो अब इस सीरीज की स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं वो है हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। देखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है: कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रसिक प्रिया और गीत गोविंद। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है बी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। याद रखिएगा, हमीरदेव सिसोदिया को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर विषम घाटी पंचानन कहा गया है, अर्थात विकट परिस्थितियों में सिंह के समान कार्य करने वाला, या सिंह के समान अपना जो भय है वो दिखाने वाला, सिंह के समान। अर्थात चित्तौड़ के ऊपर जब विकट की स्थिति थी, समस्याएं जो थी, जिसके चलते चित्तौड़ के अंदर तुर्की सत्ता स्थापित हो चुकी थी, तो उस तुर्की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाला अगर कोई शासक था तो वो था हमीरदेव, जिन्होंने विकट परिस्थितियों के अंदर एक सिंह के समान जिस प्रकार से कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कार्य करते हुए चित्तौड़ को 1326 के अंदर इन्होंने स्वतंत्र करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रतिनिधि अर्थात जैसा सिंह या जय सिंह से, और ये बात कहने वाले एक इतिहासकार है GH ओझा। जबकि इसी तरह से एक सोर्स अपने पास और मिलता है, और वो मिलता है आपके रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति के अंदर ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1326 में हमीरदेव सिसोदिया ने किसको पराजित किया था? मालदेव सोनगरा के उत्तराधिकारी, जिसका नाम मिलता है बनवीर। यानी कि अपन उन दो फैक्ट की बात करेंगे, जिसमें एक सोर्स ये बताता है कि 1326 के अंदर जब चित्तौड़ को जीता गया था तो मालदेव सोनगरा के उत्तराधिकारी, जिसका नाम था बनवीर,
इसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था, और ये जानकारी हमको रणकपुर प्रशस्ति में मिलती है। जबकि इसी प्रकार की जो जानकारी है वो GH ओझा के अंदर जो इन्होंने इतिहास लिखा है, इन्होंने बताया कि उस समय इन्होंने जैसा सिंह या जयसिंह को पराजित करके चित्तौड़ को 1326 में वापस प्राप्त किया था, और कालांतर में यही चित्तौड़ जो था, ये चित्तौड़ से अपनी राजधानी के रूप में केंद्रित करके हुए चित्तौड़ के प्रशासन को चलाया। यानी कि मेवाड़ का साम्राज्य जो था, सिसोदिया साम्राज्य, इस सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हमीरदेव सिसोदिया को जाना जाता है, और यही हमीरदेव सिसोदिया जो है सिसोदिया साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने गए। कालांतर में हम देखेंगे कि सिसोदिया साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हमीरदेव जो है, इनको कुछ उपाधियां प्रदान की गई है। जैसे कि अपन बात करें तो कर्नल जेम्स टोड जो है, जिसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, उस कर्नल जेम्स टोड ने हमीरदेव सिसोदिया को प्रबल हिंदू राजा की उपाधि प्रदान की है, प्रबल हिंदू राजा। इसी प्रकार से हम बात करें तो इन्हीं हमीरदेव सिसोदिया के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है कुंभा द्वारा अपने ग्रंथ रसिक प्रिया के अंदर। तो कुंभा जी ने अपने ग्रंथ रसिक प्रिया के अंदर इनको वीर राजा की उपाधि से नवाजा है। इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन, रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू राजा की उपाधि प्रदान की है। याद रखिएगा, इसी हमीरदेव सिसोदिया को यानी कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर एक और बात कही गई है कि ये मेवाड़ के जो थे वो उद्धारक थे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो था पटवार के एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ का उद्धारक जो है वो कौन है। अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ का उद्धारक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कौन है, तो आपका आंसर होगा हमीरदेव। यदि अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा भामाशाह, जिन्होंने विपत्ति के काल के अंदर मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनकी सहायता की थी, और अपना आर्थिक जो जितनी भी उनके पास पूंजी थी वो सारी पूंजी मेवाड़ महाराणा को सुपुर्द कर दी। कालांतर में इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मेवाड़ महाराणा ने रामा महसाणी के स्थान पर भामाशाह को भी अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हालांकि अपन आने वाली जो सीरीज होगी मेवाड़ रियासत की पार्ट 3, उसके अंदर इस बात को चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, राणा मुकल, राणा हमीर, महाराणा कुंभा या लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, राणा हमीरदेव। राणा हमीरदेव ने जब चित्तौड़ पर अधिकार किया था, तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के पश्चात मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ ही बनाया गया था, और कालांतर में यह चित्तौड़ जो है वो 1326 से लेकर यानी कि 1326 से लेकर 1568 तक चित्तौड़ जो है वो मेवाड़ की राजधानी के रूप में कार्य करती रहेगी। जिसके पश्चात अपन बात करेंगे कि इस चित्तौड़ को जब 1568 में अकबर द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाएगा, तो चित्तौड़ के स्थान पर मेवाड़ की जो राजधानी होगी वो उदयपुर बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो चित्तौड़ को जब हमीरदेव सिसोदिया ने जीता था, तो चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण भी हमीरदेव सिसोदिया द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है राणा हमीरदेव ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। ऑप्शन आपके सामने बलीचा, खेरवाड़ा, देबारी या बोरुंदा। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा। खेरवाड़ा नामक जो स्थान है वो हमीरदेव सिसोदिया की शक्ति का एक केंद्र बनकर आया था। यहीं पर अपनी शक्तियों को संचालित किया और उसके पश्चात अपने विजय अभियानों को इन्होंने प्रारंभ किया था। हालांकि अगर अपन देखें तो बलीचा जो स्थान है वो चेतक के स्मारक के लिए और चेतक के त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। जबकि देबारी की अगर अपन बात करें तो देबारी में मेवाड़ महाराणा के बीच और उस समय अपने जयपुर के शासक हुआ करते थे जय सिंह, और इसी तरह से अगर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के एक शासक थे अभय सिंह, जिनके बीच में एक समझौता हुआ था जिसका टाइम पीरियड है 1708, और 1708 के अंदर एक देबारी समझौता होता है जिसमें वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए जाते हैं। और एक है आपके डी ऑप्शन में बोरुंदा। तो बोरुंदा जो है वो एक जोधपुर के अंदर एक संस्था है, रूपायन संस्था। तो बोरुंदा के अंदर रूपायन संस्था है जो वर्तमान के अंदर कला और संस्कृति को प्रोत्साहन करती है, और ये जो संस्था है वो एक नृत्य है, घुड़ला नृत्य, उस घुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान करती है। कोमल कोठारी इस संस्था के अर्थात बोरुंदा में स्थित रूपायन संस्था के संस्थापक रहे हैं, जिनका संबंध कपासन से भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है किसके शासनकाल में मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्षों की शुरुआत हुई थी। तो देखिएगा मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष जो है उसके प्रारंभकर्ता अर्थात सूत्रपात जो हुआ था वो हुआ था राणा हमीरदेव सिसोदिया के पुत्र अर्थात राणा क्षेत्र सिंह के शासनकाल में। इस मालवा के सुल्तान अर्थात दिलावर खां गोरी को पराजित करते हुए मेवाड़ और मालवा के बीच में, माफ़ कीजिएगा मैंने मारवाड़ बोल दिया, मेवाड़ और मालवा के बीच में एक शत्रुता का अर्थात अपन देखते हैं
तो एक संघर्ष के जो शुरुआत है वो देखने को मिलती है। और मालवा के इस सुल्तान दिलावर खां गोरी को इन्होंने पराजित करके मेवाड़ को विजय प्राप्त किया था। और इसके पश्चात हम देखेंगे आने वाले शासकों के शासनकाल में, जिसमें मेवाड़ और मालवा के बीच में संघर्ष जो है वो निरंतर देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो ये है कि पिछोला झील का निर्माण किसके शासन में करवाया गया था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा मोकल। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछोला झील की अगर अपन बात करें तो पिछोला झील का जो निर्माण है वो पिच्छू बंजारे द्वारा करवाया गया था। पिच्छू नामक एक बंजारा था और उसी पिच्छू बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में, जिस बैल का नाम था महेश, जहाँ तक मुझे पता है एक बार किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि पिच्छू बंजारे ने अपने किस बैल की स्मृति के अंदर इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था, तो बैल का नाम था महेश। तो पिच्छू बंजारे द्वारा महेश की स्मृति में अर्थात बैल की स्मृति के अंदर इस झील का निर्माण करवाया था। और ये जो झील का निर्माण करवाया गया था, ये झील का निर्माण करवाया गया था राणा लाखा के शासनकाल में। तो इसका जो सही आंसर है राणा लाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राणा लाखा के प्रमुख दरबारी पूछे जा रहे हैं। तो राणा लाखा के प्रमुख दरबारी कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है, योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, सी कवियत्री और डी कवि महेश। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है बी, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। राणा लाखा के प्रमुख दरबारी थे और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो राणा लाखा के दरबार के अंदर संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो थे प्रमुख दरबारी के रूप में जो विराजमान थे, उनका नाम था जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा का युद्ध कब हुआ। देखिएगा रामपुरा की अगर बात करें तो रामपुरा का जो युद्ध है ये राणा मोकल के शासनकाल की प्रमुख घटना मानी जाती है। और ये घटना हुई थी 1428 में। 1428 में राणा मोकल जी ने, जो लाखा जी के उत्तराधिकारी हुए थे, इन्हीं लाखा जी के उत्तराधिकारी राणा मोकल ने उस समय रामपुरा जो कि भीलवाड़ा के पास पड़ता है, वहाँ पर फिरोज खान जो कि नागौर के शासक हुआ करते थे, उस नागौर के शासक फिरोज खान को पराजित किया। और इस रामपुरा के युद्ध के अंदर फिरोज खान पराजित होने के पश्चात यहाँ पर मेवाड़ के जो राणा जी थे यानी कि महाराणा मोकल, उनकी उपलब्धि जो थी, उनकी अचीवमेंट्स जो थी वो देखने को मिली। साथ साथ अगर देखा जाए तो इस युद्ध के अंदर एक गुजरात के सुल्तान हुआ करते थे जिसका नाम मिलता है अहमद शाह। उस अहमद शाह ने भी यहाँ पर इस युद्ध में फिरोज खान की सहायता की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो राणा मोकल जो थे, राणा मोकल ने फिरोज खान जो नागौर के शासक और दूसरे गुजरात के जो सुल्तान थे अहमद शाह, उन दोनों की सम्मिलित सेना को इन्होंने पराजित किया था। कालांतर में हम देखेंगे कि इसी मेवाड़ के राणा मोकल की हत्या कर दी जाएगी और ये हत्या करी जाएगी गुजरात के जो शासक हुआ करेंगे अहमद शाह। उनसे जब ये अभियान पर जाएंगे युद्ध करने के लिए, तो जिलवाड़ा की नाल के अंदर दो व्यक्तियों द्वारा, जिसमें एक नाम आता है आपके चाचा, एक आता है मेरा, इन चाचा और मेरा को उकसाने का काम किया जाएगा मेहपा पंवार द्वारा। तो मेहपा पंवार के कहने पर ही यहाँ पर जिलवाड़ा की नाल के अंदर राणा मोकल जी की हत्या कर दी जाएगी, जिनकी हत्या का बदला कालांतर में उनके पुत्र लेंगे, जो मेवाड़ के इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को प्रारंभ करेंगे। अर्थात हम बात करेंगे उन राणा लाखा कुंभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, वो है राणा लाखा का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिएगा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, राणा लाखा जो थे वो मेवाड़ के इतिहास के अंदर वह है जिन्होंने वृद्धावस्था के अंदर विवाह किया था। और यह विवाह जो हुआ था वो हुआ था जोधपुर रियासत के शासक, अर्थात जोधपुर उस समय स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन मारवाड़ जो रियासत थी, उस मारवाड़ रियासत के अंदर एक शासक हुआ करते थे राव जोधा, राव जोधा नहीं, राव चूड़ा। राव चूड़ा जो थे और लाखा जी जो थे, इन दोनों के बीच में उस समय एक वैवाहिक समझौता हुआ था, जिसके अंदर राव चूड़ा की पुत्री थी जिसका नाम हंसाबाई। इस हंसाबाई का विवाह हुआ था, वो हुआ था किसके साथ, लाखा जी के साथ। और लाखा जी और हंसाबाई के विवाह के समय एक शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ के अंदर जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो इन दोनों से उत्पन्न होने वाली संतान ही होगा। तो ऐसे में वृद्धावस्था के अंदर लाखा जी का विवाह हंसाबाई के साथ हुआ और कालांतर में इन दोनों से एक संतान हुई थी जिसका नाम था मोकल। यही मोकल मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे, यानी कि राणा लाखा का जो उत्तराधिकारी था वो राणा मोकल था। याद रखिएगा, राणा लाखा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था अपने कुंवर चूड़ा, उस कुंवर चूड़ा ने फिर बाद में अपने पिता की इस स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपना त्याग दिया था और मेवाड़ की गद्दी से इन्होंने अपना जो उत्तराधिकार था
उस उत्तराधिकार का त्याग करते हुए मेवाड़ के अंदर अर्थात पूरे राजस्थान के अंदर इन्होंने भीष्म की समान एक प्रतिज्ञा ली थी कि कुंवर चूड़ा जो है वो कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे और अपितु जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठेंगे उनकी सहायता के लिए एक संरक्षक के रूप में हमेशा तत्पर रहेंगे। यही कारण अपन देखते हैं कि राणा लाखा जो है वो अपने इस ज्येष्ठ पुत्र अर्थात भीष्म को यानी कि कुंवर चूड़ा को सलूम्बर का ठिकाना देंगे। कालांतर में हम देखेंगे कि सलूम्बर के अंदर ही जो चुंडा जी हैं उनके वंशज जो है वो चुंडावत शाखा को स्थापित करेंगे और फिर बाद में मेवाड़ की संरक्षक के रूप में ये चुंडावत शाखा जो है वो अपने त्याग और बलिदान के लिए हमेशा हमेशा के लिए जानी जाएगी। आज भी अगर अपन बात करते हैं तो चुंडावत जो शाखा है ये चुंडावत, और आगे चलकर अपन बात करेंगे शक्ति सिंह के जो पुत्र थे उत्तराधिकारी थे जिनका शक्तावत ब्रांच जो थी अर्थात शक्तावत शाखा की जो स्थापना हुई थी, इन दोनों के बीच में हरावल शाखा को लेकर, हरावल अर्थात युद्ध के मैदान के अंदर जब सेना उतरती है तो युद्ध की जो अग्रिम पंक्ति होती है जो नेतृत्व करती है उस अग्रिम पंक्ति को कहा जाता है हरावल। तो उस हरावल शाखा को लेकर इन दोनों ही शाखाओं के बीच में एक युद्ध होगा और वो युद्ध होगा उटाला का युद्ध, जो जहांगीर के शासनकाल की और इधर देखा जाए तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसके अंदर चुंडावत जो है वो सबसे पहले प्रवेश करेंगे दुर्ग में और तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, यानी कि जब तक मेवाड़ का इतिहास रहेगा तब तक चुंडावत जो है वो हमेशा इस युद्ध के मैदान के अंदर अग्रिम पंक्ति के अंदर ही अपना सबसे पहले त्याग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का कारण क्या रहा था? सॉरी, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कुंभा के विरोधियों को खिलजी द्वारा शरण प्रदान करना, ऑप्शन बी दे रखा है आपके कुंभा द्वारा महमूद खिलजी के विरोधियों को शरण प्रदान करना, ऑप्शन सी दोनों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डी जो आंसर है उसका सही है। जैसे कि कुंभा के हत्यारे राणा मोकल के जो हत्यारे थे जिसमें मैंने अभी आपको बताया था चाचा और मेरा, ये चाचा और मेरा जो है ये कुंभा जी के पिताजी के हत्यारे रहे थे, इसीलिए चाचा और मेरा का इन्होंने कुंभा जी ने शासन करते ही यानी गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इनका दमन किया था, इनको मार दिया था। लेकिन इन दोनों को उकसाने वाला जो था जिसका नाम था मेहपा पंवार, ये मेहपा पंवार अभी भी बचा हुआ था। साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि चाचा और मेरा के साथ साथ चाचा मेरा की जो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनका एक पुत्र था जिसका नाम था आपके एक्का या फिर अक्का। तो ये एक्का या अक्का जो था ये मेहपा पंवार के साथ भागकर मालवा के सुल्तान के पास पहुंच गया था और मालवा के सुल्तान ने उस समय इनको शरण प्रदान कर दी थी, जिसकी वजह से कुंभा जी काफ़ी नाराज थे। दूसरा जो ऑप्शन था आपके सामने वो था कुंभा द्वारा महमूद खिलजी के विरोधियों को शरण देना। तो आपको बता दिया जाए कि मोकल जी जो थे जिनके शासनकाल के अंदर मालवा पर शासन हुआ करता था होशंग शाह का, उस होशंग शाह की जब मृत्यु हो गई थी तो होशंग शाह की मृत्यु के पश्चात वहाँ का जो सुल्तान था, वहाँ का जो शासक था, वो उसका उत्तराधिकारी पुत्र बना था जिसका नाम था उमर खान। लेकिन हुआ क्या, होशंग शाह का सेनापति था जिसका नाम था महमूद खिलजी। तो उस महमूद खिलजी प्रथम ने क्या कर दिया था, यहाँ पर होशंग शाह के जो वास्तविक उत्तराधिकारी थे उमर खां, उसको पराजित कर दिया और पद से हटाने के बाद मालवा की गद्दी पर खुद अधिकार करके बैठ गया था। ऐसे समय में उमर खां जो था वो पराजित होकर मेवाड़ के महाराणा के पास पहुंचा और मेवाड़ महाराणा ने उस समय इस उमर खां की क्या कर दी, सहायता कर दी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में उत्पन्न जो था संबंध वो बिगड़ गए और फिर बाद में दोनों के बीच में एक मतभेद उत्पन्न हो गया। तीसरी की अपन बात कर दो दोनों की साम्राज्य विस्तार विधि, तो देखिएगा जैसे कि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं या इतिहास पढ़ते हैं तो इन विवाद के जो कारण होते हैं वो उनकी एक जो इनकी बाउंड्रीज होती है साम्राज्य विस्तार की होती एक्सपेंशन, ठीक है, एम्पायर का एक्सपेंशन करने के लिए इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत भी एक दूसरे से संघर्ष हुए हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो युद्ध का कारण था वो कुंभा के विरोधी जो थे एक्का और मेहपा पंवार, इनको शरण प्रदान करना खिलजी द्वारा, महमूद खिलजी द्वारा, जबकि दूसरा है कुंभा जी द्वारा खिलजी के जो उत्तराधिकारी है यानी कि उत्तराधिकारी नहीं प्रतिद्वंदी, उनको शरण प्रदान करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बनकर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का कारण क्या रहा? जैसा कि देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कुंभा के विरोधियों को महमूद खिलजी द्वारा शरण प्रदान करना, ऑप्शन बी दे रखा है आपके कुंभा द्वारा महमूद खिलजी के विरोधियों को शरण देना, और ऑप्शन सी दोनों की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि कुंभा जी जो उनके विरोधी थे जिसमें अपन ने बात की थी
उनके पिता के हत्यारे चाचा और मेरा की, और इन दोनों को उकसाने वाला जिसका नाम था मेहपा पंवार। तो ऐसा बताया जाता है कि चाचा और मेरा जो थे उसके पिता के हत्यारे थे, और ये हत्या की गई थी मेहपा पंवार के कहने पर। तो जब गद्दी पर 10 वर्ष की आयु के अंदर मेवाड़ महाराणा कुंभा बैठे, तो उनके सामने सबसे पहले जो चुनौती थी वो ये थी कि उनके पिता के हत्यारे चाचा मेरा का समाप्त करना, यानी कि उनसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना। तो कुंभा जी ने चाचा मेरा का दमन तो कर दिया, लेकिन हुआ क्या, चाचा मेरा को उकसाने वाला जो मेहपा पंवार था वो मेहपा पंवार बच गया। और मेरा का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था एक्का या अक्का। तो एक्का और जो अक्का जो था ये क्या थे, ये दोनों बच गए। तो ऐसे में अक्का और मेहपा पंवार ये दोनों भाग कर कहाँ चले गए थे, मालवा के सुल्तान के पास, जिसको महमूद खिलजी प्रथम द्वारा शरण प्रदान कर दी गई थी। और जब कुंभा जी ने इन दोनों विरोधियों को मांगा तो महमूद खिलजी प्रथम ने इनको देने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि कुंभा द्वारा भी महमूद खिलजी के कुछ विरोधी थे, उनको शरण दी गई थी। देखिएगा, इसको समझते हैं कि राणा मुगल जो थे उनके शासनकाल में क्या था कि मालवा के जो सुल्तान थे उनका नाम था होशंग शाह। तो होशंग शाह का जो उत्तराधिकारी था वो उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बना था जिसका नाम उमर खान था। लेकिन इसी होशंग शाह का एक सेनापति था, एक व्यक्ति था प्रशासनिक अधिकारी जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। तो उस महमूद खिलजी प्रथम ने क्या कर दिया, होशंग शाह की मृत्यु के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी था उमर खां, उस उमर खां को तो पराजित कर दिया और खुद मालवा की गद्दी पर बैठ गया। ऐसे में यही उमर खां जो मालवा की गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी था, वो क्या होता है, जब राज्य से अपदस्थ कर दिया जाता है तो वही अपदस्थ व्यक्ति क्या है, मेवाड़ महाराणा कुंभा जी की शरण में जा पहुंचा और कुंभा जी ने इनको शरण प्रदान कर दी। तो ऐसे में एक तरफ तो देखा जाए तो कुंभा जी के विरोधियों को तो महमूद खिलजी शरण दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो महमूद खिलजी के विरोधियों को कुंभा जी शरण प्रदान कर रहे हैं। और यही दो कारण थे जिसके चलते इन दोनों के बीच में विस्तार जो था उस साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत और साथ साथ अपने विरोधियों को शरण देने के चलते एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का जो नाम था वो था 1437 में लड़ा जाने वाला बहुत ही इतिहास का बढ़िया युद्ध माना जाता है जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। और इस सारंगपुर के युद्ध में मेवाड़ महाराणा जो है वो इस महमूद खिलजी प्रथम को बुरी तरह पराजित भी करेंगे, साथ साथ 6 माह के लिए बंदी बनाकर चित्तौड़ के दुर्ग में भी रखा जाएगा। ये सारी जानकारी अपन बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आवल बावल की संधि कब हुई थी। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया आवल बावल की संधि कब हुई थी, तो पहली चीज़ तो आवल बावल की जो संधि है वो होती है 1453 में। 1453 के अंदर क्या हुआ, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो ये संबंध बिगड़े हुए थे, ठीक है, उन संबंधों को सुलह के रूप में करवाने का कार्य किया था उस समय कुंभा की दादी अर्थात हंसाबाई और उधर राव जोधा की भुआ जी यानी कि हंसाबाई द्वारा। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य में, यानी कि ऑप्शन आपका जो है वो बी सही है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में 1453 के अंदर क्या हुआ था, आवल बावल की संधि हुई थी और इसी संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया था और इस निर्धारण का केंद्र बिंदु बनाया गया था सोजत, वर्तमान पाली के अंदर। तो सोजत जो था वो केंद्र बिंदु बनाया गया था और साथ साथ मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक वैवाहिक संबंध भी देखने को मिला, जिसमें कुंभा जी का एक पुत्र था जिसका नाम था रायमल। उस रायमल का विवाह करवाया गया था राव जोधा की पुत्री के साथ जिसका नाम था श्रृंगार देवी। ध्यान रखिएगा, इस आवल बावल की संधि के कुछ दो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो विशेष याद रखने आपको। पहला जो फैक्ट है वो है वैवाहिक संबंध जिसमें रायमल का विवाह हुआ था श्रृंगार देवी के साथ, जबकि दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया था और केंद्र बिंदु बनाया गया था सोजत। और इन दोनों ही कामों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय हंसाबाई ने, जिसमें एक तरफ तो उनका भतीजा था जबकि दूसरी तरफ उनका पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर के युद्ध में कुंभा ने पराजित किया था। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंभा जी ने नागौर के युद्ध में किसे पराजित किया था, तो ऑप्शन इसका बी सही है, शम्स खान। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के इतिहास के अंदर देखा जाए तो कुंभा जी जो थे वो प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे। यही रीज़न है कि कुंभा जी का जो शासनकाल है वो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ मेवाड़ रियासत। इस हिसाब से देखा जाए तो कुंभा जी ने उस समय नागौर के युद्ध के अंदर शम्स खान को पराजित किया था। अब शम्स खान कौन था, तो देखिए नागौर की अपन बात करें तो नागौर के अंदर शासक फिरोज खान हुआ था, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। फिरोज खान को पराजित किया गया था रामपुरा के युद्ध के अंदर और पराजित करने वाले कौन थे, मुगल जी। तो ऐसा बताया जाता है कि नागौर के युद्ध के अंदर हुआ क्या, यहाँ पर फिरोज खान का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था आपके शम्स खान। कौन था, शम्स खान। लेकिन हुआ क्या कि फिरोज खान की मृत्यु के बाद शम्स खान जो था उसको उसके चाचा जी द्वारा पराजित कर दिया गया था जिसका नाम मुजाहिद खान था।
तो मुजाहिद खान ने शम्स खां को पराजित कर दिया और नागौर पर अधिकार कर लिया था। तो यही शम्स खां जो है वो कुंभाजी की शरण में पहुंचा और कुंभाजी ने उस समय सहायता की, लेकिन शर्त ये करेगी कि मेरे जीतने के पश्चात जो नागौर का क्षेत्र आपको दिया जाएगा, तो उस नागौर के अंदर किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का जो काम है अर्थात किले का निर्माण का कार्य कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। तो इस शर्त के आधार पर शम्स खान ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और कुंभाजी की सहायता से नागौर को जीत लिया। लेकिन कालांतर में हुआ क्या, शम्स खान जो था उस शम्स खान ने उस संधि का उल्लंघन कर दिया और नागौर किले का जो मरम्मत का कार्य था उस मरम्मत का कार्य जो था उसको प्रारंभ करवा दिया। अब ऐसे समय में जब कुंभाजी को समाचार मिलता है तो कुंभाजी उस शर्त का उल्लंघन देखते हुए उस नागौर पर अटैक कर देते हैं और नागौर पर अटैक करने के पश्चात यहाँ के नागौर के शासक शम्स खान को पराजित कर देते हैं। यहाँ तक कि जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कुंभाजी के शासनकाल में बनवाई गई थी, लिखवाई गई थी, उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर ये भी उल्लेख मिलता है कि कुंभाजी ने उस समय, ध्यान रखना, कुंभाजी ने उस समय जब नागौर पर अटैक किया था तो शम्स खान को पराजित करते हुए नागौर को जो था वो चारागाह के रूप में तब्दील कर दिया था। और इस युद्ध के पश्चात ऐसा बताया जाता है कि नागौर को पराजित में इसमें क्या कर दिया गया था, जितनी भी यहाँ पर मस्जिदें थी उन मस्जिदों को इन्होंने तोड़वा दिया गया था और फिर बाद में मंदिरों का निर्माण भी यहाँ पर करवाया गया था। इस प्रकार से कुंभाजी की बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स जो थी ये नागौर विजय मानी गई थी, जिसमें शम्स खां को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो जैसा कि अपन बात करें तो चंपानेर की जो संधि थी वो 1456 में हुई थी। ये हुई थी मालवा के सुल्तान यानी कि महमूद खिलजी प्रथम और एक और इनके साथ थे सहयोगी, वो थे गुजरात के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान का नाम था कुतुबुद्दीन शाह। तो ध्यान रखना, ये कुतुबुद्दीन शाह और गुजरात के सुल्तान तथा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, इन दोनों के बीच में 1453 के अंदर 1456 के अंदर ये संधि हुई थी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि कुंभा के ऊपर आक्रमण करना और कुंभा को पराजित करने के पश्चात मेवाड़ की रियासत के हिस्से को आधा आधा आपस में बांट लेना। लेकिन कालांतर में हम देखेंगे दोनों इस संधि के माध्यम से मेवाड़ पर आक्रमण भी करेंगे, लेकिन कुंभाजी इन्हें पराजित कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुंभा द्वारा कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 1456 में एक संधि हुई थी, चंपानेर की संधि, तो उसी संधि के समान उस संधि की शर्तों के अनुसार यहाँ पर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन उस मेवाड़ पर आक्रमण करने के पश्चात यहाँ पर वो पराजित हुआ था कुतुबुद्दीन शाह। और उसके बाद देखा जाए तो उस संधि की शर्तों के अनुसार दूसरी बार वापस महमूद खिलजी प्रथम द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया था और इस आक्रमण में कुंभाजी ने क्या कर दिया था, इस महमूद खिलजी प्रथम को पराजित किया था और पराजित किया गया था बदनौर के युद्ध में। ठीक है, और ये बदनौर का जो युद्ध है, इस बदनौर के युद्ध को बैराठगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है, जो 1457 में लड़ा गया था। और इसी 1457 के युद्ध के अंदर महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के पश्चात इन्होंने बदनौर अर्थात भीलवाड़ा के अंदर अपने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण करने वाला नरेश कौन था? तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि धारण करने वाले मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के महाराणा कुंभा थे, जिनको संगीत में रुचि होने के कारण ये उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कुंभा जी को बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे कि इनको कहा जाता है वैदिक व्यवस्था का पुनर्संस्थापक। इसके अलावा देखा जाए तो मेवाड़ के अंदर स्थापत्य कला का जनक। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इनको दान गुरु, इनको चाप गुरु, इनको हाल गुरु अर्थात पहाड़ी दुर्गों गोस्वामी, इनको हयेश अश्वपति, इनको कहा जाता है धीमान। इसके अतिरिक्त इनको कहा जाए तो अभिनव भट्टाचार्य आपको बता ही रखा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको राणो रासो अर्थात विद्वानों के आश्रयदाता, आधुनिक चित्तौड़ के निर्माता। इसके अलावा देखा जाए तो इनको नंदिकेश्वर अवतार भी कहा गया है, नंदिकेश्वर अवतार अर्थात भगवान शिव के समान। इस प्रकार इनको खूब सारी उपाधियों से बताया नवाजा गया है। इनको एक अपना जो चित्तौड़ के अंदर जो विजय स्तंभ लगा हुआ है उसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनको बताया गया धर्म एवं पवित्रता का अवतार, धर्म एवं पवित्रता का अवतार। ठीक है, तो ये वो शासक थे जिन्होंने इतनी सारी उपाधियों को धारण किया और ये कुंभा के शासनकाल को इसलिए इतना बताया गया है स्वर्णकाल, क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान साहित्य अर्थात लिटरेचर के ऊपर भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। इन्हीं के शासनकाल के अंदर अपन आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो स्थापत्य कला, उनके अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो थी, राजनीतिक उपलब्धियां, इनके अंदर इन्होंने मालवा के सुल्तान को पराजित किया, इन्होंने गुजरात के सुल्तान को पराजित किया, नागौर के सुल्तान को पराजित करते हुए और साथ साथ अपने पिता के विरोधी चचा और मेरा की हत्या करते हुए अपने मेवाड़ के इतिहास को एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की थी। यही रीज़न है कि मेवाड़ के इतिहास का जो ये इनका टाइम पीरियड था, ध्यान रखना इनका जो टाइम पीरियड है वो 1433 से लेकर
1433 से लेकर 1468 महत्वपूर्ण शासक है, इसलिए इनका कई बार टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो 1433 से लेकर 1468 का जो टाइम पीरियड है वो मेवाड़ महाराणा कुंभा का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा था। देखिए, अगर अपन बात करें विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला कहा गया था डॉक्टर सीमा राठौड़ द्वारा, जबकि GH ओझा जो थे, इन GH ओझा ने इस विजय स्तंभ को कहा था कि पौराणिक जो देवी देवता हैं उनकी अमूल्य निधि, यानी कि अमूल्य निधि जिसका कोई मूल्य नहीं है, निधि का मतलब होता है कोश। दूसरे अगर देखा जाए तो गोपीनाथ शर्मा जो है, इन गोपीनाथ शर्मा ने इस विजय स्तंभ के अंदर जो मूर्तियां लगी हुई उस मूर्तियों के लिए इसको कहा था कि तो हिंदू देवी देवताओं को क्या है, अजायब घर। क्या है, अजायब घर, या एक तरह से देखा जाए तो इसको आप संग्रहालय भी कह सकते हैं। यानी कि गोपीनाथ शर्मा ने इसको कहा था हिंदू देवी देवताओं से व्यवस्थित सुसंग्रहालय, सुसज्जित व्यवस्थित संग्रहालय। इसी प्रकार से एक कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई साहब, दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है उस कुतुब मीनार से भी कई गुना श्रेष्ठ जो है वो है मेवाड़ के इतिहास की विजय स्तंभ। और ये विजय स्तंभ का निर्माण आपको बता दिया जाए तो 1437 की सारंगपुर का जो युद्ध था, महमूद खिलजी प्रथम को पराजित कर दिया था, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। कई कई जगह इसका जो टाइम पीरियड बता रखा है 1438 के अंदर, यानी कि विजय के तत्पश्चात ही 1438 में इसको प्रारंभ करवाया गया था, जिसको बनने में 1448 तक का समय लग गया था। जबकि कुछ एविडेंस अर्थात कुछ जो सोर्स है अपने पास, उस सोर्स के अंदर इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है 1440 से लेकर 1448, यानी कि महज 8 वर्ष के दौरान इसका निर्माण कार्य जो था वो पूरा करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है विजय स्तंभ की कौन सी इमारत पर किसी भी प्रकार का कोई मूर्ति का अलंकरण नहीं दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ जो है, इस विजय स्तंभ की टोटल 9 मंजिल है, और इस 9 मंजिल के अंदर अपन बात करें पहली मंजिल जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कुंभा जी के आराध्य देव हुआ करते थे। तो भगवान विष्णु को समर्पित इसकी पहली मंजिल है, इसलिए इसका एक नाम पड़ता है विष्णु स्तंभ। जबकि दूसरी अगर अपन बात करें तो इसकी जो तीसरी मंजिल है, तो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल के ऊपर भगवान विष्णु के जो है जो अल्लाह है, उस अल्लाह का 9 बार उल्लेख मिलता है फारसी भाषा के अंदर। यानी कि अल्लाह जो शब्द है वो फारसी भाषा या अरबी भाषा के अंदर उत्कीर्ण किया गया है, जो तीसरी मंजिल पर 9 बार देखने को मिलता है। जबकि इसकी 7वीं जो मंजिल है, उस 7वीं मंजिल के अंदर क्या किया गया है, कुंभा जी ने जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों में से 7 अवतारों का इस पर उल्लेख किया है। जबकि इसका जो सही आंसर है, किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति का उत्कीर्ण या अलंकरण नहीं है, तो वो है इसकी 8वीं मंजिल। 8वीं मंजिल ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ की ऐसी मंजिल है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई देवी देवताओं की मूर्ति का अलंकरण देखने को नहीं मिलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विजय स्तंभ को किस वर्ष यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है 1957। 1957 को इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर लिया था। याद रखिएगा, विजय स्तंभ अपनी राजस्थान की नहीं पूरे भारतवर्ष की ऐसी पहली इमारत थी जिसके ऊपर 1 रुपये का डाक टिकट जो था वो जारी किया गया था, और ये डाक टिकट किया गया था 15 अगस्त 1949 को। तो 15 अगस्त को 1 रुपये का डाक टिकट जो था वो इस इमारत पर जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है किस ग्रंथ में कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा गया था। जैसा कि अपन बात करें तो वीर विनोद जो है श्यामल दास का, और श्यामल दास के वीर विनोद नामक ग्रंथ के अंदर ही कुंभा जी को बताया गया है क्या, मेवाड़ के अंदर स्थापत्य कला का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो आंसर है बी और सी, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। ध्यान रखिएगा, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर ही कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है महाराणा कुंभा द्वारा कराया गया था। जबकि चित्तौड़ के अंदर अगर हम बात करें, चित्तौड़ के अंदर जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन कीर्ति स्तंभ है। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो जैन कीर्ति स्तंभ जो है ये मेवाड़ के अंदर बनवाया गया था, जो लगभग 13वीं शताब्दी के अंदर ही पूरा बना दिया गया था। और ये जो कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ वाला जैन कीर्ति स्तंभ, ये टोटल 7 मंजिला है, और 7 मंजिला है, जबकि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 76 फीट के आसपास बताई गई है, जिसका निर्माण करवाया गया था किसी जैन व्यापारी द्वारा, जिसका नाम था आपके जीजा शाह। क्या नाम था? जीजा शाह। तो जीजा शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये इमारत जो है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर अर्थात आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभों का अजायब घर कहलाता है। तो खंभों का अजायब घर जो है वो रणकपुर का जैन मंदिर कहलाता है, जिसके अंदर 1444 खंभे हैं। और कुंभा जी के शासनकाल के अंदर स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना निकल कर आता है, वो है अपने
रणकपुर के अंदर स्थित जैन मंदिर, जिसको चौमुखा जैन मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान जो आदिनाथ है उनकी चारों दिशाओं के अंदर चारों मुंह को प्रदर्शित किया गया है और एक दूसरे की पीठ से लगा कर बताया गया है। तो ध्यान रखना, 1444 खंभे होने के चलते इस जैन मंदिर को अर्थात चौमुखा जैन मंदिर को क्या कहा जाता है, अपने मूर्तियों खंभों का अजायब घर, पिल्लर। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 1444 खंभों का जो निर्माण था वो एक जैन व्यापारी द्वारा करवाया गया था, जो मेवाड़ महाराणा के व्यापारी नहीं, मेवाड़ महाराणा के मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था धर्णक शाह। ठीक है, तो धर्णक शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसके जो शिल्पी थे, इस शिल्पी का नाम पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में। तो रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी था अर्थात वास्तुकार, इंजीनियर, तो उसका नाम था देपाक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का, वो है कुंभा के द्वारा वो कौन सा ग्रंथ लिखा था जिसकी तुलना पुराणों से की गई है। तो कुंभाकालीन एक ग्रंथ है जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य जो है, इसका जो पहला भाग है उसको कहा जाता है राजवर्णन। ध्यान रखिएगा, कुंभा जी द्वारा लिखा गया ये एकलिंग महात्म्य नामक जो ग्रंथ है, इसकी तुलना पुराणों से की गई है, जबकि इस एकलिंग महात्म्य को पूरा करने का श्रेय इनके एक वेतनिक कवि थे जिसका नाम था कान्हा व्यास, उसको दिया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत कुंभा जी ने की थी, लेकिन इसका अंत जो था, इसको पूरा जो किया गया था वो उनके मंत्री द्वारा किया गया था, कान्हा व्यास द्वारा। तो वो ग्रंथ जो है वो है एकलिंग महात्म्य। इस प्रकार से देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है वास्तु मंजरी नामक जो ग्रंथ है वो लिखा गया है। देखिए, वास्तु मंजरी की अगर हम बात करें तो वास्तु मंजरी जो नाटक ग्रंथ लिखा गया है, ये लिखा गया है नाथा द्वारा। कुंभा का एक भाई था जिसका नाम था नाथा, तो नाथा ने इस ग्रंथ को लिखा था, जबकि गोविंद जो है वो कुंभा जी अपने मंडन का पुत्र था। और कुंभा जी के नाथा क्या नाम है अपने मंडन के जो पुत्र हैं गोविंद, इन गोविंद द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए थे और इसकी तीनों ग्रंथ जो है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए। ध्यान रखिएगा, मंडन का जो पुत्र था गोविंद, उसने एक ग्रंथ लिखा था कलानिधि, एक लिखा था द्वार दीपिका और एक लिखा था इसने जिसका नाम था उद्धार धोरणी। ध्यान रखिए, ये जो 2-3 ग्रंथ थे वो ये ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे, जबकि इन्होंने एक आयुर्वेद पर आधारित एक ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम था सार सामुच्ची। इस प्रकार से देखा जाए तो मंडन के पुत्र गोविंद द्वारा ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं और साथ साथ एक अपने आयुर्वेद पर लिखा ग्रंथ था जिसका नाम था सार सामुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है कुंभा जी के संगीत गुरु कौन थे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हीरानंद मुनि जो थे वो इनके राजनीतिक गुरु थे, जबकि संगीत के जो गुरु थे उनका नाम था सारंगदेव। और ध्यान रखिए, कुंभा जी जो थे वो वीणा बजाते थे, इसीलिए इनको उपाधि दी गई है वीणा वादेन प्रवीणेन। वीणा का वादन करने वाले और वीणा का वादन करने में भी प्रवीण, इसलिए इनको कहा गया वीणा वादेन प्रवीणेन, ये इनकी उपाधि है। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार की वीणा की अगर बात करें तो वीणा के नाम से एक चीज़ और बता दें कि भारतीय इतिहास के अंदर जो गुप्त काल का सबसे महान शासक हुआ जिसको कहा गया समुद्रगुप्त, वो समुद्रगुप्त भी जो वीणा बजाने के अंदर काफ़ी निपुण थे, उनके द्वारा चलाए गए कुछ सिक्के हैं जिसके ऊपर उनको वीणा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वह है रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था देपाक, और देपाक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1444 खंभे हैं और इसको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वो है आपके सामने, जावर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जावर अगर बात करें तो जावर पड़ता है आपके उदयपुर के अंदर, और जावर का जो वास्तविक नाम था उस समय वो था योगिनीपट्टनम। क्या नाम था? योगिनीपट्टनम। इस योगिनीपट्टनम को ही जावर के नाम से जाना जाता है और कालांतर में इसी योगिनीपट्टनम अर्थात जावर के अंदर विष्णु मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो कुंभा की पुत्री द्वारा कराया गया था जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई को वागेश्वरी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वागेश्वरी, अर्थात ये विद्या के रूप में जानी जाती है, विद्या की देवी वागेश्वरी, सरस्वती माता को कहा जाता है। तो इनके अंदर काफ़ी साहित्य का भी रचनाएं, साहित्य का भी योगदान रहा था। अगर अपन बात करें रमाबाई की, तो रमाबाई ने जो विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था जावर में, इसी मंदिर को रमा स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमा स्वामी मंदिर। दूसरी चीज़, यहीं जावर में रहते हुए इन्होंने रमा कुंड का निर्माण भी करवाया था। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कुंभा की ये जो पुत्री है, इनका विवाह हुआ था गुजरात के एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था मंडलिक चतुर्थ। क्या नाम था? मंडलिक चतुर्थ, जिसने कालांतर में महमूद बेगड़ा के शासनकाल के दौरान जब आक्रमण हुआ था इनके ऊपर, तो इन्होंने क्या कर लिया था? मुस्लिम वंश अर्थात मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, इस्लाम धर्म को,
यही कारण था कि इनकी जो पत्नी अर्थात रमाबाई जो थी उनको मांडलिक चतुर्थ को छोड़ देती है और उसके पश्चात वो गुजरात को छोड़कर जावर में आ जाती है और जावर में रहने लग जाती है। तो यही जावर में रहते हुए इन्होंने रमास्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, जो इनके आराध्य देव थे। याद रखिएगा, रमाबाई के जो पिताजी हैं उनके भी आराध्य देव भगवान विष्णु ही थे। इस प्रकार से देखा जाए तो आज की जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज थी उसमें हमने बात की थी मेवाड़ के पार्ट 2 की। इसके अतिरिक्त अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मेवाड़ रियासत की पार्ट 3 की, जिसमें हम आने वाले शासकों की बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हम वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीडियो के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।